हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका दौरे से डर गया पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा ये खतरे की घंटी है। जी हां, जंग को लेकर कह दी है ये बड़ी बात। बोला है कि अब जंग शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच इमरान खान का सबसे बड़ा बयान आपको सुनवाएंगे, जहाँ इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ भी की है दोस्तों, और कह दिया है कि वो मुल्क के बाहर बैठकर फैसले नहीं करते। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारतीय वायुसेना का दुनिया मान रही है लोहा तरंग शक्ति में इंडियन एयरफोर्स के साथ 12 देश मिलकर करने वाले हैं ये बड़े काम। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अब मुसलमानों पर ओबामा की बात भारत को माननी चाहिए। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मोदी सरकार को दी है सलाह दोस्तों। उसने सलाह दिया है जो खुद उइगर मुस्लिमों पर जमकर अत्याचार करता है दोस्तों, और खुलेआम अत्याचार करता है। सारी जानकारियां आपको आज बताने वाले हैं, पूरा बयान आपको सुनवाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने आधार कार्ड पर ले लिया है सबसे बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, आप भी जानकर कहेंगे बेहद जरूरी खबर थी। सारी जानकारियां बताएंगे, बनने का वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का और भारत के संप्रभुता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका दौरे से डरा पाकिस्तान। इमरान खान ने बोला ये तो खतरे की घंटी, निश्चित तौर पर होगा जंग। जी हां, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पाकिस्तान बुरी तरह से डर गया है। इसका ताजा उदाहरण इस बात से पता लगता है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। इस दौरान इमरान खान ने यह भी कहा कि हमेशा जंग तब लड़ी जाती है जब एक समझता है कि दूसरे से वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि आज हम उस जगह पहुंच गए हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ दो, ये अपने बोझ में दबा हुआ है। आज ये बयान आ रहा है जबकि 14 महीने पहले कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं आई है। आप देख लें कि पाकिस्तान का वकार यानी सम्मान किधर था और आज किधर है। इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दौरे से अमेरिका और हिंदुस्तान की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, इससे हमारे खतरे की घंटी बजनी चाहिए। कभी बाइलेटरल मीटिंग में तीसरे मुल्क को भला बुरा नहीं कहा जाता, लेकिन उन्होंने नाम लेकर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि इसका मतलब है कि कश्मीर में जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान दहशतगर्दी करके लड़ा जा रहा है, वो आजादी की जंग नहीं है। उन्होंने भारत प्लस अमेरिका पाकिस्तान पर तमाचा मारा है। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका ने मिलकर के पाकिस्तान पर तगड़ा वाला तमाचा मारा है, लेकिन यहाँ यानी पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं। बता दें कि इमरान खान मौजूदा पाकिस्तान सरकार को भी इस मुद्दे पर घेरे थे दोस्तों। आपको बता दें इतना ही नहीं, इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ भी किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि वो मुल्क के बाहर बैठकर फैसले नहीं करते। मोदी बाइडेन ने पाकिस्तान को तमाचा मारा है। जी हां दोस्तों, बता दें इमरान खान ने मंगल रात अपने यूट्यूब चैनल पर इमरान खान ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री मुल्क के बाहर बैठकर फैसले नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान की सरकार दुबई में बैठकर फैसले करती है। और यही फर्क है कि आज भारत कितना आगे निकल चुका है, जो आज पाकिस्तान पर जैसा मन तैसा बयान दे रही है। बहरहाल दोस्तों, अब इमरान खान ने भी मान लिया है कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो फैसले लेते हैं वो देश को यानी भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए लेते हैं, देश के हित में लेते हैं, और कभी भी कोई गंभीर फैसले देश के बाहर बैठकर नहीं लेते। बहरहाल दोस्तों, इमरान खान ने जिस प्रकार से कहा है कि अमेरिका और भारत ने मिलकर के पाकिस्तान पर तमाचा मारा, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आप लोग आतंकवाद के थ्रू भारत के लोगों को, भारत के सैनिकों को मरवाओगे तो तुम्हें ऐसे ही थप्पड़े पड़ेंगी, और जब तक आतंकवाद को नहीं छोड़ोगे या आतंकवाद मुक्त देश नहीं बनोगे तब तक तुम्हें तमाचे पड़ते ही रहेंगे दोस्तों। तो कमेंट में आप लोग भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इमरान खान के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर लिखकर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय वायुसेना का दुनिया मान रही है लोहा तरंग शक्ति में इंडियन एयरफोर्स के साथ 12 देश मिलकर करेंगे अब ये अभ्यास। बता दें भारतीय वायुसेना इस साल के अंत में एक मेगा अभ्यास की मेजबानी करने की तैयारी कर रही है। मित्र देशों के साथ आयोजित होने वाले इस अभ्यास में कुल 10 से 12 देशों की वायुसेना शामिल होगी। इसमें 5 से 6 देश अपने विमानों के साथ तो बाकी ऑब्जर्वर के तौर पर इस अभ्यास में शामिल होंगे। वायुसेना के इस बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास का नाम तरंग शक्ति रखा गया है, जो देश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। इसमें लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमान, बीच हवा में ईंधन भरने वाले और हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली यानी अवैक्स विमान शामिल होंगे। हालांकि तरंग शक्ति सैन्य अभियान अभी योजना चरण में है। सूत्रों ने बताया कि इस सैन्य अभ्यास के लिए अभी रक्षा मंत्री की तरफ से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। मंत्रालय की तरफ से मंजूरी
मंजूरी मिल जाने के बाद इसे इस साल सितंबर या अक्टूबर में आयोजित किया जा सकता है। वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेनाओं के भाग लेने की संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना कई देशों के लिए संयुक्त अभ्यास के पसंदीदा भागीदार के रूप में उभरी है। इस साल भारतीय वायुसेना ने अब तक फ्रांस, ग्रीस, जापान और ब्रिटेन में संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लिया है। वहीं इस साल अप्रैल में भारतीय और अमेरिकी वायुसेना ने देश में 3 जगहों कलाईकुंडा, पनागढ़ और आगरा में एक्सरसाइज कॉप इंडिया 2023 का आयोजन किया था। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, लेकिन उससे पहले दोस्तों अपनी भारतीय वायुसेना को इस अभ्यास के लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। बात करें खबर की, जहां चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की मोदी सरकार को सलाह, कहा मुसलमानों पर ओबामा की बात भारत को माननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार करने वाला चाइना आज भारत को सीख देने की कोशिश कर रहा है। बता दें, भारतीय मुस्लिमों पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान को लेकर भारत में काफी बवाल मचा और भारत सरकार के मंत्रियों की तरफ से सख्त प्रतिक्रियाएं दी गई। लेकिन अब चाइना को भी मुसलमानों का दर्द दिखने लगा है और चाइना ने बराक ओबामा के बयान पर भारत को सलाह देने की कोशिश की है। शिनजियांग प्रांत में लाखों मुस्लिमों की जिंदगी बर्बाद कर देने वाले चीन की तरफ से बराक ओबामा के बयान पर प्रतिक्रिया दी गई है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में भारत को नसीहत देने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि जहां वॉशिंगटन ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कुछ अप्रिय टिप्पणियां की हैं। CNN के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यदि भारत अपने मुसलमानों की रक्षा नहीं करता है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर अलग होना शुरू कर देगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ओबामा के इस बयान का मतलब कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने भारत के राष्ट्रीय शासन में एक संवेदनशील मुद्दे अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को छुआ है। दोस्तों, चाइना के सरकारी अखबार ने लिखा है कि भारत एक बहुजातीय देश है और 1947 में आजादी के बाद से भारत में जातीय संघर्ष के कारण होने वाले रक्तपात और अस्थिरता का कोई अंत नहीं हुआ है। ग्लोबल टाइम्स ने इसके अलावा असम का भी जिक्र किया है और लिखा है कि मंगलवार को कुछ कार्यकर्ता संगठनों ने असम राज्य के दक्षिणी हिस्सों में हड़ताल की योजना बनाई। 2022 में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन के बावजूद हड़ताल की योजना बनाई गई और फिर धेमाजी जिले में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे तनाव फिर से लौट आया है। दोस्तों, आखिर चाइना होता कौन है भारत को सलाह देने वाला, वो भी मुसलमानों वाले मुद्दे पर, जो खुद मुस्लिम समुदाय को इतना ज्यादा प्रताड़ित कर चुका है। दोस्तों, ऐसे ऐसे उनको प्रताड़नाएं दी गई है दोस्तों कि आप जानकर कांप जाएंगे। जिस प्रकार से उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार से उनके नाखूनों को खींच लिए जाते हैं दोस्तों, उनको झुका करके उनपे कोड़े मारे जाते हैं, उनपे खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता और उनको कपड़ा तक नहीं दिया जाता है। आज वही मुस्लिमों पर अत्याचार करने वाला चाइना आज भारत को मुस्लिमों पर सीख देने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग एक भारतीय होने के नाते कमेंट के माध्यम से चाइना को करारा जवाब दीजिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं जहां, लेकिन उससे पहले आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और चाइना के इन मंसूबों को देख करके अपनी प्रतिक्रिया दे सके। चलते हैं खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान की आर्मी में मचा गदर, भाई तालिबान से युद्ध की डगर, अब हिंदुस्तान बनाएगा दुश्मनों की कबर। जी हाँ, भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान अब अपने ही कर्मों की सजा काट रहा है। कहते हैं ना, जब बोए पेड़ बबूल का तो फूल कहां से होए। ठीक उसी तरह आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद का शिकार है। वहीं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात अब ऐसे हो गए हैं कि सेना में ही बगावत के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये अंदरूनी हालात पाकिस्तानी सेना के एक गुट द्वारा इमरान खान का समर्थन चरम पर पहुंची, महंगाई, खाली तेल और सरकार का खाली खजाना है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबानी सत्ता डूरंड लाइन बॉर्डर पर पाकिस्तान को चुनौती दे रही है। पाकिस्तानी अफगान बॉर्डर पर आतंकी गतिविधियों के बढ़ने के इनपुट हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच पिछले लंबे समय से सीमा पर जबरदस्त तनाव चल रहा है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट और अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बीच प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP इस्लामाबाद के लिए संभावित खतरे के रूप में लगातार उभर रहा है, जिसे देखते हुए सुरक्षा कड़ी करने का आदेश जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान खुद आतंक की पाठशाला चलाता रहा है। यही नहीं, अफगानिस्तान में जो तालिबानी आतंकी कैंप आज फल फूल रहे हैं, उनमें से कई की ट्रेनिंग खुद पाकिस्तान में ही हुई है। लेकिन अब यही तालिबानी आतंकी संगठन उसके लिए खतरा बन गए हैं। इसी खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान ने डूरंड लाइन पर लंबी चौड़ी संख्या में आर्मी की तैनाती कर दी है। कल वहां 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी तैनात हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यह अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम अपने चैनल पर आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे में भारत भी इस गर्म लोहे पर हथौड़ा कभी भी चाहे तो मार सकता है और पाकिस्तान को कभी भी धूल चटा सकता है। कैसे, आपको बता दें, भारत के पड़ोसी दुश्मन के हालात इस वक्त कुछ इस तरह के हैं कि वो खुद आतंकवाद से पस्त है। पाकिस्तानी आर्मी का अंदरूनी विद्रोह, जिसकी वजह
वजह से पाकिस्तानी आर्मी के कुछ अधिकारियों की सेना से छुट्टी, पाकिस्तान में भूखमरी और आसमान छूती महंगाई ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। तो वहीं अब पाकिस्तान के इन हालात के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान भी दिया है। जिनको नहीं पता उनको बता दे, जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना जब चाहे पीओके को लेने की क्षमता रखती है। यानी आज पाकिस्तान में हालात इतने बुरे हो चले हैं कि भारत जब चाहे पाकिस्तान को धूल चढ़ा सकता है और पीओके को भारत में शामिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल लगता तो नहीं कि भारत किसी के पीठ पर वार करके ऐसा करेगा। भारत कभी भी कमजोरों पर वार नहीं करता और सब में बड़ी बड़ी बात दोस्तों कि भारत कभी भी किसी के पीठ पर वार नहीं करता। बहरहाल जो भी होगा आमना सामना ही होगा, लेकिन भारत की ही विजय होगी। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना देश की नंबर 1 सेना है तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी राजदूत ने कहा भारत में हर दिन हकीकत बनते हैं सपने, यहाँ चाय बेचने वाला पीएम तो संथाली टीचर बनती है राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत अमेरिकी साझेदारी को न केवल दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले सप्ताह संपन्न अमेरिका यात्रा से पता चलता है कि यह साझेदारी शानदार गति के साथ आगे बढ़ रही है। आईआईटी दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एरिक गारसेटी ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान घोषित परियोजनाओं और परिवर्तनकारी पहलों से न केवल दोनों देशों को बल्कि दुनिया को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के पास हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की ताकत है। उन्होंने कहा हमारे पास असीमित अवसरों का भविष्य है। एरिक गारसेटी ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि भारत एक ऐसी जगह है जहां सपने हर दिन हकीकत बनते हैं। हमारे बीच में बहुत कुछ समान है। भारतीय सपने और अमेरिकी सपने एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाय बेचने वाला एक युवा लड़का वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व करता है, एक संथाली शिक्षक राष्ट्रपति बनती है। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां सीमा विवाद आपसी मामला, किसी का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं। जी हां, भारत को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर बरसा चाइना। बता दें चीन ने सीमा विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत चीन सीमा कुल मिलाकर स्थिर है। ये भारत और चाइना का द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। इस बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया चाइना संबंधों में फिर से तनाव देखने को मिल सकता है। कोविड महामारी के दौरान सही ऑस्ट्रेलिया के संबंध चाइना के साथ अच्छे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड वायरस की उत्पत्ति को लेकर चाइना पर निशाना साधा था और इसकी जांच की मांग की थी। इसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हुए कई जरूरी वस्तुओं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फॉरेल ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध किसी अन्य देश के साथ हमारे संबंधों से परिभाषित नहीं होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां फिलीपींस ने कर दिया भारत के साथ मजबूत रक्षा गठजोड़ का बहुत बड़ा ऐलान, बिलबिला उठा चाइना। जी हां, फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनालो मंगलवार से भारत के दौरे पर हैं। आज उन्होंने भारत के साथ काफी मजबूत रक्षा गठजोड़ विकसित करने का ऐलान किया है। इससे चीन बिलबिला उठा है। दरअसल फिलीपींस चाइना का दुश्मन है और वो भारत के सहयोग से अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करना चाहता है। फिलीपींस भारत से सैन्य उपकरण खरीदने को लेकर भी आशान्वित है। फिलीपीन के विदेश मंत्री मनालो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दक्षिण चीन सागर में चाइना की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। मनालो ने विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ बैठक से पहले यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में अपने देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में चीनी मौजूदगी को बार बार चुनौती देता रहा है और आगे भी ऐसा करेगा। भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए मनालो ने कहा कि आसियान के 10 देश और चाइना दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता तैयार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन वे इसके सकारात्मक परिणाम को लेकर निश्चित नहीं है। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां जब तक आतंक का सहारा लेगा पाकिस्तान, सामान्य संबंध संभव ही नहीं। जी हां, साथ ही साथ अमेरिका, रशिया व चाइना पर भी विदेश मंत्री जी ने बड़ा बयान दिया है। बता दें विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज की दुनिया एक बहुत ही ध्रुवीकृत दुनिया है और वैश्विक मंच बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। पीएम मोदी की पिछली अमेरिका यात्रा इतिहास की सबसे उपयोगी यात्रा रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम साझा उद्देश्यों की पूर्ति और दुनिया को आकार देने के लिए अमेरिका के साथ एक सकारात्मक डोमेन में चले गए हैं। यहाँ यूरोप पर दिया जा रहा ध्यान भी उल्लेखनीय है। हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है, जिसके लिए अतीत की तुलना में हम अधिक आशान्वित हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इस दौरान पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान पर कहा कि हम आतंकवाद को सामान्य नहीं होने दे सकते, हम इसे पाकिस्तान के साथ चर्चा का आधार नहीं बनने दे सकते। जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद की नीति पर चलता है तब तक सामान्य संबंध रखना संभव ही नहीं। साथ ही साथ दोस्तों अगली
खबर आपको बता दें, जहां लद्दाख में भारतीय सेना के सामने पस्त होने लगे हैं चीनी सैनिक। पहाड़ों पर डटे रहने के लिए अब पीएलए उठा रही है ये पैंतरा। जी हां दोस्तों, पिछले 3 साल से पूर्वी लद्दाख के बेहद ठंडे मौसम में तैनात चीनी सैनिकों की हालत अब लगातार खराब होने लगी है। शुरू के कुछ महीने तो उन्होंने जैसे तैसे काट लिए, लेकिन अब बर्फीली चोटियों पर ड्यूटी करने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी सेना के गिरते मनोबल को थामने के लिए अब चाइना ने नए पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। उसने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तिब्बती युवाओं को अपनी फौज में भर्ती करके सरहद पर तैनाती शुरू कर दी है। पीएलए का मानना है कि इस तिकड़म से तिब्बतियों को चाइना के प्रति वफादार बनाने और भारतीय सेना से मुकाबले में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में धोखेबाजी करके आगे बढ़े चीनी सैनिक अब थकने लगे हैं। उसके सैनिक लद्दाख के दूरहू मौसम को भी नहीं झेल पा रहे हैं, तो वहीं उसके सामने भारतीय सैनिक पूरी तैयारी और जोश के साथ बिना किसी परेशानी के जमे हुए हैं। चीनी सेना के सामने तैनात भारतीय सैनिकों में अधिकतर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर जैसे पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं, जिन्हें भारतीय सेना ने गहन ट्रेनिंग देकर पहाड़ी युद्ध का खूंखार लड़ाका बना दिया है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के पहाड़ों पर लंबे समय तक जमे रहने की साजिश के तहत अब चाइना अपनी सेना में तिब्बती युवाओं की भर्ती को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए उसने तिब्बत में रहने वाले हर परिवार से कम एक सदस्य को अपनी सेना में भर्ती करने की रणनीति बनाई है। जो परिवार चीनी सेना की बात मानने से इनकार कर रहे हैं, उन्हें हिरासत में लेकर विभिन्न प्रकार से टॉर्चर भी किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, इतना ही नहीं, सेना में भर्ती होने वाले तिब्बती युवाओं को मंदारिन भाषा, जो कि चाइना की भाषा है दोस्तों, उसको भी ट्रेंड किया जा रहा है। चीनी सेना का मानना है कि ऐसा करके वो तिब्बतियों को चीन के प्रति वफादार बनाने के साथ ही भारत से भी अच्छे से निपट पाएगी। बहरहाल दोस्तों, चाइना का ये मंसूबा अगर आप भी मानते कि भारत किसी कीमत पर पूरा नहीं होने देगा और भारत भी इसके काउंटर में कोई बहुत बड़ा एक्शन जरूर लेगा दोस्तों, तो कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। इंजन में बहुत बड़ा बदलाव किया है, पिछली गलती से बहुत बड़ी सीख ली गई है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब होगी। इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 12 से 25 जुलाई के बीच होगी, लेकिन बुधवार यानी 28 जून 2023 को इसरो प्रमुख ने कहा कि लॉन्चिंग 12 से 19 जुलाई के बीच की जाएगी। सारी टेस्टिंग हो चुकी है, पेलोड्स लगा दिए गए हैं, लॉन्चिंग की असली डेट कुछ दिन में घोषित हो जाएगी। इससे पहले भी इसरो प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी थी कि पिछले बार विक्रम लैंडर के साथ जो हुआ था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव किया गया है। यानी चंद्रयान 2 वाली गलतियां इस बार नहीं होंगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकनीक को नए तरीके से बनाया गया। ऐसे में दोस्तों, इसरो को इसके लिए ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां वैगनर ग्रुप के खतरनाक हथियार अपने कब्जे में लेगी रूसी सेना। विद्रोहियों पर शिकंजा कस रहा है मॉस्को। बता दें, रशिया ने विद्रोहियों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की दिशा में मंगलवार को कैदियों और अन्य भाड़े के सैनिकों के निजी सैन्य समूह वैगनर के पास मौजूद भारी सैन्य हार्डवेयर को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि निजी सैन्य कंपनी वैगनर से रशिया सशस्त्र बलों की इकाइयों में भारी सैन्य उपकरण के हस्तांतरण की तैयारी चल रही है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि ये कदम पहले से चल रहे थे, क्योंकि उन्हें सैनिकों के रूसी सेना की कमान के तहत सेवा करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा 1 जुलाई है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष ने घेरा तो राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा पलटवार। कहा वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्या, राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए। बताते, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बुधवार यानी 28 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए विरोध करने वाले दलों को करारा जवाब दिया। राजस्थान के जोधपुर के बालेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। अपने भाषण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कहा था कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होगी। उन्होंने कहा कि विरोधी लोग इस पर हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि क्या हम समाज और सारे देश को साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। कोई मुस्लिम है यदि अपने धार्मिक क्रिया करना चाहता है तो क्या हम उसको नहीं होने देंगे। कोई ईसाई अगर अपने धर्म के अनुसार कुछ करना चाहता है तो क्या हम उसको नहीं करने देंगे। यहूदी या पारसी करना चाहते हैं तो क्या नहीं करने देंगे। कभी हम लोगों ने प्रतिबंध नहीं लगाया। हम ये करने जा रहे हैं कि जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है उसी को लागू करने जा रहे हैं। उन्हीं के वचन को पूरा करने
जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार को केजरीवाल का भी समर्थन मिला है। दोस्तों अब क्या होगा विपक्ष का अगला प्लान, आपको बता दें समान नागरिक संहिता पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी ने यूसीसी पर समर्थन जताते हुए कहा कि ये तभी संभव है जब सभी हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से व्यापक सहमति बने। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 44 भी यही कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। इसीलिए सभी धर्मों, राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए और आम सहमति बनाई जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहकर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता है। बहरहाल दोस्तों, जो कमेंट में जवाब नहीं दे रहे, कृपया करके इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश यानी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, हाँ या ना में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। और जो लोग कहते हैं नहीं, वो लोग कारण जरूर बताइएगा। और जो कहते हैं बिल्कुल लागू होना चाहिए, वो खाली हाँ कह दीजिएगा। ऐसे में दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला। देवबंद में काफिले पर अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ कर दी फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, अंधाधुंध फायरिंग की गई है सहारनपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर। बता दें सहारनपुर के देवबंद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर अज्ञातों ने फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली उन्हें छूकर निकल गई, जिससे वो घायल हो गई। उनकी कार पर भी गोलियां के निशान साफ देखे जा सकते हैं। गाड़ी के सीट में भी आर पार गोलियां हो गई हैं। दोस्तों दरवाजे से भी आर पार गोलियां हो गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बताते, जहां केंद्र सरकार का आधार कार्ड को लेकर सबसे बड़ा कदम, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए अब आधार कार्ड की नहीं पड़ेगी आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए अब आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को बिना आधार पंजीकरण करने की अनुमति दे दी है, यानी अब पंजीकरण के लिए आधार नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल 27 जून को अधिसूचना रिलीज में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान दिए गए पहचान विवरण को प्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक